पश्चिम बंगाल, जहां दीदी का राज एक बार फिर कायम है, लेकिन दीदी का राज आते ही जो कुछ हुआ और हो रहा है वो भारतीय राजनीति के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना खतरनाक है ये भी समझना होगा। आरएसएस ने पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर जो चिंता जाहिर की है उसके पीछे की सच्चाई क्या है, पश्चिम बंगाल की हिंसा ने जो संदेश दिया उसको समझना बेहद जरूरी है। 2 मई को नतीजे आते हैं और नतीजों के आने के बाद ही सोची समझी रणनीति के तहत हिंसा शुरू हो जाती है। इस चुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी को 77 सीटें और टीएमसी को 213 सीटें हाथ आती हैं। लेकिन हिंसा का जो तांडव खेला गया आरएसएस के मुताबिक वो एक खास वर्ग को टारगेट करने के लिए ही किया गया। बीजेपी का वोट शेयर 38% और टीएमसी का 48%। टीएमसी मजबूत स्थिति में आई, लेकिन इसके बाद भी हिंसा क्यों हुई, क्या ऐसी जरूरत थी या हिंसा को लेकर किसी की शह मिल रखी थी, ऐसे कई सवाल हैं। संघ का पश्चिम बंगाल में अच्छा खासा नेटवर्क है। वहीं दत्तात्रेय ने जो चिंता जाहिर की उसका मतलब यह है कि यह हिंसा भारतीय राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण और खतरनाक संदेश दे रही है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद हारी हुई पार्टी या किसी भी विचारधारा के जुड़े हुए लोगों के साथ इतनी बर्बरता से हमला करना, हिंसा करना आज तक कभी नहीं हुआ। लोकतांत्रिक दृष्टि से यह बहुत खतरनाक है। एक सुनियोजित ढंग से हिंसा को रूप दिया गया, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, लोग मजबूर हो गए, उन्हें पलायन तक करना पड़ा। करीब 190 राहत शिविर बनाने की बात सामने आई। असम में भी शिविर लगाए गए। देश की आज़ादी के बाद ऐसा नज़ारा शायद पहली बार रहा होगा। अपने ही मुल्क में पलायन करने की ज़रूरत पड़ गई। ऐसा ही कुछ पलायन कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। हालांकि कश्मीर का मुद्दा अलग था, यहाँ तो बात चुनाव की हार जीत की थी। चुनावी नतीजों के बाद इस तरह की हिंसा के दौर की शुरुआत गलत है। यही नहीं, संघ को यह भी लगता है इस हिंसा में हिंदुओं को टारगेट किया गया। ये जिहादी मानसिकता का परिचय भी करवाती है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी कई बार बंगाल हिंसा पर सवाल उठाए, लेकिन प्रशासन इस हिंसा पर मूक दर्शक बनकर रह गया। संघ का कहना है कि हिंसा को राजनीतिक रूप से पेश किया गया हो सकता है, लेकिन टीएमसी के जिहादी तत्वों के मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। संघ का कहना है कि टीएमसी ने हमेशा अपने एजेंडे का समर्थन करने वाली पार्टियों से हाथ मिलाया है। क्या ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस उनके खिलाफ खड़े होने वाले लोगों को चुप कराने की कोशिश कर रही है, तो वहीं संघ ने भी हिंसा प्रभावित परिवारों और उनकी सुरक्षा के लिए उपाय करने का संकल्प लिया है। इन सब पर होसबले ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज के सभी प्रबुद्ध जनों, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक नेतृत्व का भी आह्वान करता है कि इस संकट की घड़ी में वे पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होकर विश्वास का वातावरण बनाएं, हिंसा की कठोर शब्दों में निंदा करें और समाज में सद्भाव और शांति व भाईचारे का वातावरण खड़ा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जाहिर है लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है, लेकिन राजनीति का स्तर इतना निम्न हो जाना कि किसी दूसरे विचारधारा के लोगों के साथ हिंसा करना, उन पर जुल्म करना या किसी भी कीमत पर जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। यही नहीं, अब पश्चिम बंगाल का हाल क्या है ये भी जान लीजिए। दीदी ने पश्चिम बंगाल को क्या से क्या बना रखा है, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यहाँ कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ती हैं। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर अत्याचार हुए। 2016 में 32,513 मामले, 2017 में 30,992 मामले और 2018 में 30,394 कुल अपराध दर्ज किए गए। इन संख्याओं को अगर प्रतिशत के आधार पर देखें तो यह भारत में 8% के साथ तीसरे स्थान पर है। इसी तरह हत्याओं के मामले में भी पश्चिम बंगाल का स्थान चौथा है। 2016 में 2044, 2017 में 2001 और 2018 में 1,933 हत्याएं दर्ज की गईं। यही नहीं, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के गुम होने के मामले में पश्चिम बंगाल का नाम पहले स्थान पर आता है। ये तब है जब दीदी का एक छत्र राज चलता है और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। वहीं अब जब इस बार दीदी से परेशान जनता ने आवाज़ उठाई तो चुनावी नतीजों के बाद उसे हिंसा के जरिए सजा क्यों दी जा रही है, ये कितना सही है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।